नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लिखा हुआ फ्री में पवन दुत्का का अभ्यास प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। ठीक है ना। अगर आपके पास राजीव प्रकाशन की पुस्तक है तो बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सही जगह पे आप आए हैं। ठीक है, क्योंकि उसी से मैंने लिखा है। दोस्तों देरी नहीं करते, चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ इसको हल करते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न, आप संकेत जो है आप सेम छाप लेंगे और हेरिंग डालेंगे बैठी खिन्ना क्रूरता से। आप ठीक इस तरह से हेरिंग डालेंगे। फिर उसके बाद संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत संदर्भ के पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक तीसरा पाठ पवन दुत्का नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रिय प्रवास से अवतरित था ना। तो आपका जो प्रसंग है किस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत प्रसंग में राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया गया और राधा जी को लगता है कि सुगंधित वायु उनके दुख को और अधिक बढ़ा रहा है। अगर आप है लिखते हैं और यूपी बोर्ड क्लास 12th में है तो भाई यहाँ पर एक बिंदु जरूर लगा देना, क्योंकि एग्जामिनर जब आप चेक करेंगे ये सब चीज़ वर्तनी में अगर गलत पाया ना तो भाई आपका नंबर कट सकता है। अगर उतना ध्यान नहीं दिया तो भाई बच जाओगे। चलो दूसरा देखते हैं, तीसरा वाला, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि, यहाँ पे हलंत रहेगा तो लेकिन यहाँ पे बिंदु नहीं रहेगा, कि राधिका पवन से कहती हैं कि ऐ पवन तू इतना मुझे क्यों सताती है, क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई है। ठीक है। फिर उसी तरह से आपका अगला दूसरा वाला है, इस पद्यांश में कौन सा छंद है। इस पद्यांश में मंदाकांता छंद है। ठीक है। और राधा ने प्रातःकालीन पवन से दुखित होकर क्या कहा, राधा ने प्रातःकालीन पवन से दुखित होकर कहती है, ऐ पवन तू मुझे क्यों सताती है, क्या तू भी काल की क्रूरता से क्रोधित हो गई है। ठीक है। इससे छोटा अब आपको कहीं नहीं मिलेगा, सेम छाप लेना। एक बार फिर से देखो, राधा ने प्रातःकालीन पवन से दुखित होकर कहती कि ऐ पवन तू मुझे क्यों सताती है, क्या तू भी काल की क्रूरता से क्रोधित हो गई है। बस इतनी सी बात है। अगला वाला जो आपका है संकेत, उसमें आप लिखेंगे रज्जाशील पथिक महिला भूतांगना को, बस बीच में डॉट डॉट संकेत हो गया। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रदत्त पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड तीसरा पाठ पवन दुत्का नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को कहती हैं दुतिका बनाकर भेजती हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को दुतिका बनाकर भेजती है और उसे समझाकर कहती है कि मार्ग में पथिकों को उपकार ना करते हुए आगे जाने का प्रेरणा देती है, क्योंकि उन्हें अन्य लोगों की चिंता होता है। प्रसंग, इससे अच्छा प्रसंग अब नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है ना। और लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको लिखना है, कवि कहते हैं कि राधिका पवन से कहती है, पवन तुझे रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे तो उस सुंदरी के वस्त्रों को मत उघाड़ना, मतलब मत उड़ाना। राधा पवन को दुतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। राधा पवन दुतिका से राह में पथिकों के साथ उन्हें दुख ना देना तथा उनका मदद करने को व्यवहार करने को कहती है। ठीक है। और अगला आपका है, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। तो इस पद्यांश में कवि ने राधा के चिंता का चित्रण किया है। अगला वाला है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो इस पद्यांश में प्रकृति, हवा और मनुष्य के बीच का वर्णन किया गया तो मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है। और एक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है और रूपक एवं उपमा अलंकार भी है। ठीक है। वियोगिनी राधा लज्जाशील महिला के लिए पवन से क्या कहती है। वियोगिनी राधा लज्जाशील महिला के लिए कहती है कि ऐ पवन यदि तुझे रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखे तो उस सुंदरी के वस्त्रों को मत विकृत करना, मत उघाड़ना। फिर अगला है, राधा कृषक ललना की थकावट को दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती है। राधा कृषक ललना की थकावट को दूर करने के लिए समझाती है, यह पवन तुझे यदि रास्ते में कृषक की पत्नी खेत में दिखाई पड़े तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसके दुखों को मिटा देना। यदि ऊपर आकाश में बादल दिखाई पड़े तो उस बादल को उसके सिर पे ले आके
ऊपर करके एवं उसकी छाया प्रदान करना, आराम पहुंचाना। व्योम और भूतांगना अर्थ का स्पष्ट कीजिए। व्योम और भूतांगना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्योम का अर्थ आकाश और भूतांगना का अर्थ स्त्री। संकेत, जो प्यारे मन जो बारी में बोलती है। ठीक है, संदर्भ आप लिखेंगे। दोस्तों अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हो तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, संदर्भ है। संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड तीसरा पाठ पवनदूत का नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधिका पवन को समझाते हुए कहते हैं कि अपनी तुलना सूखे हुए कमल के पंखुड़ियों से करते हैं कि जिसका कवि ने मार्मिक वर्णन किया है। प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको आप जो है याद रखना। ठीक है, मतलब इसमें तुलना जो है अपना सूखे हुए कमल के पंखुड़ियों से करती हैं। बस रेखांकित अंश की व्याख्या कवि कहते हैं कि राधिका पवन से कहती है, ऐ पवन उस घर में कमल की सूखे हुए पंखुड़ी पड़ी हो तो उसे कृष्ण के समक्ष लाकर थोड़े से जल में डुबोना। तो इस प्रकार से ऐ पवन उन्हें अनुभव हो जाएगा कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधिका आपके विरह में निरंतर आंसुओं के जल से डूबी जा रही है, मतलब अभी जिंदा है। राधा ने अपने आंखों को आंसू को क्यों डुबोए रहती हैं? तो भाई उत्तर आपका है, राधा अपने आंखों को कृष्ण के विरह व्यंजना में डुबोए रहती हैं। अगला है उपर्युक्त पद्यांश में किस छंद में है? मंदाकांता छंद में है। संकेत अब अगला वाला है। संकेत में यदि प्यारों को तुझी को लगा के, ये आपका जो संकेत सेम छाप लेंगे। और संदर्भ जो मैं बता देता हूँ, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड तीसरा पाठ पवनदूत का नामक शीर्षक से अवतरित है। इसका रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय जी है। तो इसमें जो आप प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत प्रसंग में राधिका के प्रेम की व्याकुलता कवि ने भली प्रकार से वर्णन किया है, जो नीचे इस प्रकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, राधिका पवन को समझा कर कहते हैं कि यह पवन तो कृष्ण के समक्ष जाकर उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम से स्पर्श करके आ जाओ, मैं तुझे उसके प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर जीवित रह पाऊंगी। और अगला आपका जो है, राधा पवन क्यों प्रार्थना करती हैं? तो आंसर आप लिखेंगे, राधा जी पवन को समझाते हुए प्रार्थना करती हैं कि ऐ पवन तो इतनी सी विनती मान ले और चली जाओ, कृष्ण के चरणों को प्रेम से स्पर्श करके आ जाओ, मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर जीवित रह पाऊंगी। बस इतनी सी लिखना आपको। फिर उसके बाद आगे लिखेंगे इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो इस पद्यांश में रूपक अलंकार है। भाई लोग बोलते थे कि आप बहुत तेज वीडियो बनाते हो, तब मैं स्लो वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। संकेत जो है संकेत, कोई प्यारा सा कुसुम चूमना चाहती है, बस आप संकेत छाप लेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड तीसरा पाठ पवनदूत का नामक शीर्षक से संकलित है। इसका रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। लो हो गया ना। अब एकदम प्रस्तुत पद्यांश में राधिका पवन को समझाते हुए क्या कहती हैं, चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधिका पवन को सूखे फूल के माध्यम से कृष्ण जी को अवगत कराने का सीख देती हैं, जो कि पता चले दुखी राधा आपके चरणों को चूमना चाहती है। ये आपका क्या है? प्रसंग है। भाई अब आगे है आपका, बस आपका ये वीडियो समाप्त होने वाला ही है। रेखांकित अंश की व्याख्या, राधिका को समझाकर कहती कि ऐ पवन कृष्ण को पता चल जाए और इस मुरझाए हुए फूल के समान दुखित राधा आपके चरणों को चूमना चाहती है। बस इतनी सी बात है, इसमें इतनी सी लिखना है। दोस्तों अगर आप क्लास 12 में पास होना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो ईमानदारी से अपने फ़ायदा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है यार, इतना मेहनत लगता है कि पूछो मत। मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? मुरझाए हुए पुष्प की उपमा दुखित राधा से की गई है।
और अगला प्रश्न है आपका है, श्री कृष्ण के कमल चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो भाई आपका आंसर है यहाँ छाप लेना। और आपका अगला है, राधा पवन को द्युतिका को मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने को कहती है? तो भाई यहाँ डाल देने को कहती है, चरणों में। राधा पवन को द्युतिका को मुरझाए हुए पुष्प श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने को कहती है। ये प्रश्न जो है मतलब वीडियो आपका समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आगे का वीडियो मिले तो भाई आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, ठीक है? तो उसमें आप देख लेना ईमानदारी से। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना तो एडिट करने में बहुत ढेर सारी समस्या आने लगती है, मोबाइल हैंग करना लगता है। तो आप जो है दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें आपका ही फायदा है। अगर आप पढ़ेंगे तभी कल्याण हो सकेगा, बिना पढ़े कल्याण नहीं पाएगा। क्योंकि मेरे दौर में मतलब 2023 में जब मैं पढ़ता था तो करीब 7-8 लड़के पास हुए थे, 25-30 लड़की पास हुए थे। और पढ़ने वालों की संख्या जानते हो कितना था? 400 था। 400 में 50 लोग बड़े मुश्किल से पास हुए और 350 लोग फेल हो गए। मेरे आसपास में जो दोस्त बैठते थे वो लोग मतलब फेयर वेयर नहीं बनाए थे, बहुत हल्के मिले रहे थे ना, वो लोग भी फेल हो गए थे। और 2 बार फेल होने के बाद उन्होंने पढ़ाई त्याग दिया, पढ़ाई करना ही त्याग दिया। आज के डेट में लोग घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटर को एकदम बिल्कुल हल्के मिले थे। क्योंकि इंटर में टीचर उचर ना, अगर कोई पढ़ रहा है ठीक, नहीं पढ़ रहा है तब वो ठीक, कोई कुछ बोलता ही नहीं था। इससे उन लोगों पे कुछ भी असर नहीं पड़ता था। और जब असर नहीं पड़ता था तो परिणाम जो है एकदम बुरा हुआ। और जब बुरा हुआ ना, आज मिलते हैं ना, देखते हैं और अफसोस में पड़ जाते हैं।